नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरंभिक परीक्षा जो है हो चुकी है, उसका पेपर भी हमारे पास में आ चुका है। उसमें देखा गया प्रश्न पत्र जो है काफ़ी अच्छा आया था। मध्य प्रदेश के जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें से ही सारी की सारी चीज़ें कवर हुई हैं। अनुमानित देखा जाए दोस्तों तो पेपर जो है वो एवरेज रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं पहले इस वीडियो में केवल और केवल मध्य प्रदेश के प्रश्नों की। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से दोस्तों सबसे ज़्यादा इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों की संख्या हो रही है कुल मिलाकर 28 के लगभग 28 से 29 प्रश्न जो हैं मध्य प्रदेश विषय से पूछे गए हैं। मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का इसमें कवर किया गया है। और प्रश्न जो हैं दोस्तों इतने ज़्यादा आसान थे और कई सारे प्रश्न तो दोस्तों वही हैं जो हम लोगों ने जो हमारी एक ये पीएससी की हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम लोगों ने 300 प्रश्न पढ़े थे। उन्हीं में से आप लोग देखेंगे काफ़ी सारे प्रश्न, तकरीबन 6 से 7 प्रश्न जो है उसी में से पूछे गए हैं और बहुत ही शानदार जो हैं वो प्रश्न रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले जो हमारे 28 से 29 मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछे गए हैं उनके क्या सही आंसर थे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, आप लोग अपना प्रश्न पत्र जो है हाथ में लेकर बैठ जाइए। प्रश्न पत्र के हिसाब से जो नंबरिंग है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। आप लोगों को देखने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे। सबसे पहला जो दोस्तों प्रश्न है वो प्रश्न है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है ये हीरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हीरा उत्खनन के लिए। और पन्ना से लगा हुआ क्षेत्र जो है बक्सवाहा वाला, छतरपुर वाला क्षेत्र, पूरा ही क्षेत्र जो है ये हीरा उत्खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है पन्ना। प्रश्न पत्र के हिसाब से ही दोस्तों जो दूसरा प्रश्न हो रहा है ये हो रहा है चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या फिर ताप्ती बेसिन से। दोस्तों अगर बात करें हम लोग ताप्ती बेसिन की तो साउथ में जाएगा, दक्षिण की ओर जा रहा है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों सिंध बेसिन की तो पाकिस्तान की ओर है। सिंध बेसिन काफ़ी दूर है। अब बचे हमारे पास में 2 बेसिन, एक तो हो रहा है गंगा बेसिन, एक हो रहा है यमुना बेसिन। तो दोस्तों यमुना का पार्ट है चंबल नदी और चंबल नहर परियोजना जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है यमुना बेसिन का ही हिस्सा होती है। और यमुना जाकर आगे किसका हिस्सा हो रही है तो हम लोग जानते हैं गंगा बेसिन का हिस्सा होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो रहा है दोस्तों वो सी वाला हो रहा है, यमुना बेसिन। तीसरा देख रहे हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न पत्र के हिसाब से तीसरा प्रश्न हो रहा है हमारा जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका एकदम राइट आंसर जो है वो चंबल नदी है। चंबल नदी के ऊपर गरज परियोजना हम लोगों ने याद करी थी। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, तीनों जो बांध हैं ये चंबल नदी के ऊपर है, जिसमें से राणा सागर और जवाहर सागर ये जो 2 बांध हैं ये हैं राजस्थान में। और आप लोगों को ध्यान रखना है जवाहर सागर कहाँ पर है तो कोटा में है और चंबल नदी के ऊपर है दोस्तों। ये हो गई इसकी विशेषता, ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार ही मध्य प्रदेश की कौन सी इनमें से प्रमुख फसल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को, चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। तो ऐसे तो देखने को हम लोगों को मिलता है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो सोयाबीन है। अब सोयाबीन नहीं आया है ऑप्शन में तो आप लोग क्या लगाएंगे। उस कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, गेहूं। क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाता है सोयाबीन के बाद में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है गेहूं का। इसलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी हो रही दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को गेहूं। इसका राइट आंसर हो गया है गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार 5वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल मतलब दोस्तों कैश क्रॉप की यहाँ पर बात हो रही है, नकदी फसल की यहाँ पर बात हो रही है। अब नकदी फसल ऐसी फसलें होती है दोस्तों जिन्हें बेचकर तुरंत मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है ना। अगर इनको तुरंत बेचा नहीं जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाता है फसल जो है खराब होने की या फिर कृषि पदार्थ जो है वो खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है। उदाहरण के लिए यदि सब्जी को हम लोग स्टोर करके रख लें तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं रख सकते हैं, हमको तुरंत ही बेचना पड़ता है और तुरंत बेचकर हम लोगों को पैसा कमाना होता है। ऐसी फसलों को ही हम लोग कहते हैं नकदी फसल।
दोस्तों गन्ना क्या नकदी फसल है? बिल्कुल नकदी फसल है। गन्ना कटते से ही जो है सूखना शुरू हो जाता है, तो गन्ना एक नकदी फसल है। कपास मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है। केले की भी बात करें तो दोस्तों फल है, अगर स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल सड़ जाएगा, है ना, फल है इसलिए उसको भी बेचना पड़ेगा। अब रही बात बाजरा की, तो दोस्तों बाजरा जो है मोटा अनाज होता है, खड़ा अनाज होता है, स्टोर करके रख दो तो भी खराब नहीं होता है। इस कंडीशन में इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाजरा। मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं कहीं की भी, है ना। इसमें प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो बाजरा इसका हो रहा है दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा प्रश्न पत्र के अनुसार आप लोगों का 21वें नंबर का प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको, दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्ला खान, नर मोहम्मद खान या फिर यासीन मोहम्मद खान। दोस्तों प्रश्न पत्र में आप लोगों से कई बार मैंने पूछा है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक का नाम, और ये प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान। ये है मध्य प्रदेश में भोपाल के मूल संस्थापक। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये ध्यान रखना है इसका आंसर। अगला है दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार 24वें नंबर का प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा दोस्तों खोज करी गई थी 1957-58 में भीमबेटकाओं की गुफाओं की, है ना। भीमबेटका के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का गुफा वाला जो टॉपिक है मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि पढ़िए, उसमें मैंने विस्तृत जो जानकारी है वो दी हुई थी और वहीं से ये प्रश्न जो है बना है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा जो है उन्हीं की यहाँ पर बात चल रही है, रायसेन में जो स्थित है। उनकी खोज किसने करी? तो याद रखना दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा जो है भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पत्र के अनुसार बन रहा है 25वां। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? दोस्तों एकदम बेसिक सा प्रश्न है, मैंने प्रश्न पत्र में कई बार पूछा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, कोरकू, भील या कोल? तो दोस्तों इस कंडीशन में आंसर हो रहा है आपका सी वाला, भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जबकि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखना है 25वें का राइट आंसर हो रहा है सी वाला, भील जनजाति पाई जाती है एमपी में सबसे ज्यादा। दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार अगला जो हमारा प्रश्न बन रहा है 27 नंबर का, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? दोस्तों इसका सटीक आंसर है, राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। पूरे देश में सबसे ज्यादा सागौन वृक्ष के जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें 19.36% क्षेत्रफल पर जो है वनों का विस्तार है सागौन के वनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? सागौन वन वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पूरे देश की भी बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा जो है ये पाए जाते हैं। दोस्तों इस विशेषता को याद रखना है। दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार अगला जो हमारा प्रश्न बन रहा है जो मध्य प्रदेश से पूछा गया है वो हो रहा है दोस्तों आप लोगों का 32वें नंबर का प्रश्न। देख लेते हैं दोस्तों 32वें नंबर का प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। दोस्तों यहां पर आप लोगों से 32वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ठीक है, भोपाल में, सीहोर में, इंदौर में या विदिशा में? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी अपने आप में एक बड़ा नाम है, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछना एक स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दूं मैं, कैलाश सत्यार्थी के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है इसका राइट और सटीक आंसर हो रहा है दोस्तों विदिशा। विदिशा जिले में कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 33वां नंबर का प्रश्न पत्र के अनुसार। प्रश्न है दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना में, रीवा में, मंडला में या फिर नीमच में? दोस्तों कई बार ये प्रश्न मैंने पूछा है आप लोगों से, टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछा है। रीवा में स्थित है और आज के करंट अफेयर के वीडियो में भी मैंने डाला है, रीवा में स्थित है ये सोलर प्लांट। ठीक है, 750 मेगावाट का है और 2.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे सस्ता सोलर संयंत्र है ना। 2.97 रुपए ये प्रति यूनिट की दर से यहाँ पर विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। और रीवा का ये जो सोलर संयंत्र है इससे दोस्तों दिल्ली मेट्रो की विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। इसीलिए कहा जाता है आप लोगों को कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो आप लोगों को एटलीस्ट पढ़ना ही है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है आप लोगों को, अब इसको बिल्कुल याद रखना है। ये प्लांट कहाँ पर स्थित है? रीवा में। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों रीवा।
अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों से, प्रश्न पत्र के अनुसार आप लोग देखेंगे 38वें नंबर का प्रश्न बन रहा है। प्रश्न है, पूछा गया आप लोगों से, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994 या फिर 1 मई 1994। दोस्तों देख लीजिए, इसी प्रकार से ऑप्शन हमेशा दिए जाते हैं, आप कैसे याद कर पाएंगे? इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों, पहला वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का 1 फरवरी 1994 है ना, 1 फरवरी 1994 में ये स्थापना जो है राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वो की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए वाला, 1 फरवरी 1994। अगला दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न आप लोगों का बन रहा है 42वें नंबर का प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है उज्जैन। शिप्रा के तट पर ही ये 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव मंदिर स्थित है और यहीं की ये बात हुई है। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों आप लोगों का डी वाला, उज्जैन इसका एकदम सही और सटीक आंसर है। दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार अगला जो प्रश्न हमारा बन रहा है वो हो रहा है 44वें नंबर का, 44th नंबर का, और प्रश्न आप लोगों से 44वें नंबर में पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। दोस्तों 300 नंबर की जो एमपीपीएससी की मैं प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया था यूट्यूब पर, जो बिल्कुल मुफ्त थी, फ्री थी, उसी में ये प्रश्न मैंने भी डाला था। प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, कांकणाम, वैत्रवती, बेस नगरी या फिर दशपुर। दोस्तों बेस नगरी किसको बोल रहे हैं? विदिशा को बोल रहे हैं। वैत्रवती दोस्तों बेतवा नदी का नाम है। दशपुर मंदसौर को जानते हैं, जबकि कांकणाम या फिर काकनाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों सांची को। देखो यूनेस्को से संबंधित नगर है और पूछा जा रहा है आप लोगों से, इसी प्रकार से रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं वही पूछे जाते हैं दोस्तों। कांकणाम हो रहा है इसका राइट आंसर। प्रश्न पत्र के अनुसार दोस्तों 45वें नंबर का आप लोगों का प्रश्न बन रहा है, टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया, गणपत, बिजनिया या फिर टंडरा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ना, इस कंडीशन में मुझे ए वाला ही लग रहा है, क्योंकि टांटिया भील का नाम टांटिया ही था, इसके अलावा अन्य किसी नाम से तो नहीं जाना जाता था। हाँ, इन्हें एक उपनाम जरूर दिया गया था, रॉबिन हुड के नाम से इन्हें संज्ञा जो है वो जरूर दी गई थी। आप लोग इसका राइट आंसर आने का या तो वेट कर सकते हैं, या मेरे अनुसार जो है टांटिया ही इसका राइट आंसर हो रहा है। अब प्रश्न पत्र के अनुसार दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का 76वें नंबर का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। 76 नंबर का जो प्रश्न आप लोगों का बन रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश से संबंधित, और प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोगों से 76 नंबर का, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे? दोस्तों राज्यपालों की सूची आप लोगों को याद करने को मैं कई बार बोल चुका हूं। इसमें आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, और 4 ऑप्शन दिए हैं, राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़ या फिर डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों जो राइट आंसर हो रहा है वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा राज्य के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे, आप लोगों को याद रखना है ना, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश में राज्यपाल कब, तो याद रखोगे 8 अक्टूबर 1983 से लगाकर तो 14 मई 1984 के मध्य इनका मध्य प्रदेश की में राज्यपाल के रूप में कार्यभार इन्होंने जो है वो संभाला। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न जो बन रहा है दोस्तों प्रश्न पत्र के अनुसार 77 नंबर का बन रहा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या कहते हैं विपक्ष के पद के रूप में नहीं रहा, है ना, विपक्ष के पद के रूप में नहीं रहा? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या फिर श्यामा चरण शुक्ल। तो दोस्तों 3rd नंबर और 4th नंबर जो आप लोगों को नाम देख रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामा चरण शुक्ल, ये दोनों ही रह चुके हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता के रूप में, है ना, आप लोगों को याद रखना है। और चौथी विधानसभा का जो सत्र रहा है उसी में दोनों रहे हैं। और 2 कौन से नहीं रहे आप लोगों से इसमें नहीं रहे वाले पूछें तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, ये विपक्ष में नहीं रहे हैं, ये पक्ष में रहे हैं, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो रहा है, कूट दिए हुए हैं इसमें, तो ए वाला, केवल 1 और 2 कूट सही है। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों ए वाला, केवल 1 और 2 कूट जो हैं वो बिल्कुल आप लोगों के सही हैं। अगला नंबर हो रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्न में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, है ना। ये 79 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसका भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
आंसर के अकॉर्डिंग आंसर की जो आएगी उसमें हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि सूची लंबी है और इतना ज़्यादा कोई याद नहीं किया जा सकता है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रहेगा। 80 नंबर का जो प्रश्न रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश शब्द जरूर लगा है लेकिन ये कहीं ना कहीं जा रहा है पॉलिटी क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर है, आप लोगों को आंसर की के लिए रुकना पड़ेगा, उसमें पॉलिटी में आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये पता चल जाएगा। प्रश्न पत्र के अनुसार दोस्तों 81वें नंबर पर ही आ रहे हैं हम लोग। प्रश्न क्या है 81वां, मध्य प्रदेश के कुल वनों को कितने प्रतिशत भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को 19.36% एग्जैक्ट आंकड़ा है, और पास में आप लोगों को क्या दिख रहा है, लगभग 20%। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 20%। मध्य प्रदेश के लगभग 20% क्षेत्र में सागौन के वन वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। प्रश्न पत्र के अनुसार दोस्तों अगला प्रश्न है आप लोगों का 82वां, मध्य प्रदेश से संबंधित। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी के उद्गम स्थल की बात करिए दोस्तों, क्या अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर पश्चिमी घाट से। तो दोस्तों अरावली की पहाड़ी क्या मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी घाट से निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती है। सतपुड़ा से निकलती, बिल्कुल नहीं दोस्तों। विंध्य कैमूर श्रृंखला रायसेन जिले का, मैंने आप लोगों को बताया है, रायसेन जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य का कैमूर वाला जो भाग है, वहां से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है ना। तो इसका विंध्य की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र के अनुसार ही 83वें नंबर का, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो देखा जाए दोस्तों ऐसे तो उत्तर पश्चिमी आएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया है, तो राइट आंसर इस कंडीशन में आप लोगों को जो है उत्तर वाला जो है ये सही आप लोगों का आंसर हो सकता है, क्योंकि ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रदेश का सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तो इसका कंडीशन, इस कंडीशन में आप लोग इसका उत्तर लगा सकते हैं, उत्तर पश्चिम। अब देखना पड़ेगा आंसर की के अनुसार क्या आ रहा है, नहीं तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न पत्र के अनुसार हम लोग अगला प्रश्न आप लोगों का 96 नंबर का देखने को मिल रहा है। 96 नंबर का प्रश्न है। 96 नंबर का जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 96 नंबर का प्रश्न आप लोगों से क्या चीज पूछ रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंगानुपात पूछा गया है 96 नंबर के प्रश्न में। पूछा जा रहा है इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, ये प्रश्न मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें, मध्य प्रदेश का कितना लिंगानुपात है दोस्तों, तो हम सभी लोग जानते हैं 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर पूछा गया सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों यहां पर पूछा गया, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को, मंडला, बालाघाट, धार या इंदौर। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों बालाघाट, जिसका लिंगानुपात हो रहा है 1021, 1021 है ना। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और अंतिम और आखिरी जो प्रश्न है दोस्तों 99 नंबर का, वो मध्य प्रदेश से संबंधित है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस क्षेत्र में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों छिंदवाड़ा। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया आप लोगों का, दो तीन प्रश्न और रह गए है ना। जैसे 97 नंबर का रह गया है एक, 97 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 28.12, 4.85, 39.85 या 34.14। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों आप लोगों का 34.14%। ये हो रहा है विकास दर के लिए हमारा एक, जो हम लोगों ने विकास दर के लिए एक्सपेक्टेड जो अनुमान हम लोगों ने लगाया था, वो हो रहा है 34.14%। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लोहा, अभ्रक, हीरा या फिर तांबा। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग हीरा लगा सकते हैं, क्योंकि अभ्रक तो जो है झारखंड में भी पाया जाता है, तांबा राजस्थान में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लोहा तो दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्नाटक दोनों में पाया जाता है। हीरा वर्तमान में मध्य प्रदेश में उत्खनन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है कामनाएं भी की थी कि दोस्त जो है मेरे, जितने भी मित्र हैं, जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा है, भगवान उन्हें ज़रूर पास करे। और आशा करता हूं सभी लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं एक एनालिसिस, एक्सपेक्टेड एनालिसिस की क्या कट ऑफ होने वाला है, और उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ पूरे की पूरी लिस्ट बनाई गई है कि पूरे पेपर में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न हैं, वो सारी व्याख्या जो है दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। निवेदन मेरा आप लोगों से ये रहेगा कि वीडियो को आप लोगों को शेयर दोस्तों इस बार तो जरूर
करना ही करना है। और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ ही साथ टेलीग्राम की जो लिंक है वो आप लोगों को ज्वाइन कराने में मदद करेगी, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इतना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।